हेलो स्टूडेंट्स, एज यू नो वेरी वेल के हम लोगों ने ये चैप्टर स्टार्ट कर चुके हैं, दैट इज योर लाइफ प्रोसेस इन 10th स्टैंडर्ड फ्रॉम बायोलॉजी पार्ट ऑफ योर साइंस, है ना। यहाँ पे हम लोग डाइजेशन पूरी तरीके से पढ़ चुके हैं, रेस्पिरेशन पूरी तरीके से समझ चुके हैं। इट मीन्स डाइजेशन एंड रेस्पिरेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। थर्ड पार्ट ऑफ डिस्कशन है इन योर सिलेबस, दैट इज योर ट्रांसपोर्टेशन। बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन को हम लोग सर्कुलेशन भी बोल सकते हैं। यहाँ पे जो इमेज लिया है यू कैन अंडरस्टैंड ऑन दैट बेसिस के ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है। बेसिकली हमारा हार्ट जो है पूरे ब्लड को पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है, सो दैट इज सर्कुलेशन और ट्रांसपोर्टेशन। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज रिलेटेड टू ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन। सो ह्यूमन सर्कुलेशन को आज हम लोग समझने वाले हैं। वंस अगेन मैं आपको एक बार बता दूं कि ये टॉपिक भी बहुत ह्यूज है, बहुत बड़ा है। अगर आप नीट लेते हो तो 11th में पूरा का पूरा डिटेल चैप्टर दिया गया है एंड इट विल टेक अराउंड 15 to 16 लेक्चर्स टू कंप्लीट, है ना। लेकिन आपके सिलेबस में जो छोटा सा पार्ट दिया है तो सिर्फ उतना ना करके थोड़ा सा एक्स्ट्रा हम लोग आज पढ़ने का ट्राई करेंगे। ओके, सो लेट्स हैव अ लुक ऑन ट्रांसपोर्टेशन और ह्यूमन सर्कुलेशन। ह्यूमन सर्कुलेशन में पढ़ने से पहले ब्लड हम लोग को समझना पड़ेगा कि ब्लड एक्चुअली होता क्या है। ओके, सो वी कैन कॉल ब्लड एज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, दैट्स अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, है ना। मतलब एक चीज समझ में आ रही है कि ब्लड हमारा एक टाइप का टिश्यू है। ब्लड इज नॉट ऑर्गन, ब्लड इज नॉट सेल, ब्लड इज अ टाइप ऑफ टिश्यू और इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। समझ रहे हो ना। इट मींस के एक ऐसा टिश्यू है जहां पे सेल बहुत ही लूजली एग्रीगेशन फॉर्म में रहते हैं। और आप लोग अच्छी तरीके से जानते हो कि ह्यूमन बॉडी के अंदर ब्लड जो रहेगा दैट विल बी योर द मोस्ट इंपॉर्टेंट फिजियोलॉजिकल फ्लूइड, है ना। बाकी बहुत सारे और फ्लूइड्स होते हैं लेकिन ब्लड सबसे इंपॉर्टेंट है। और वो क्यों है, विल गो विद दैट। ओके, सो ब्लड की अगर मैं कंपोजिशन की बात करूं कि ब्लड किससे बना है या ब्लड के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, सो फर्स्ट वी शुड गो विद के ब्लड में एक पार्ट होता है ब्लड प्लाज्मा पार्ट, ओके, जो कि फ्लूइड पार्ट है, जो कि उसका फ्लूइड पार्ट है। एंड इट विल टेक अराउंड, अगर आप मैं 100%, अगर मैं ह्यूमन ब्लड को 100% मानता हूं तो उसके कंपोजिशन में से विल हैव 55% ऑफ ब्लड प्लाज्मा ओनली, है ना। तो ब्लड प्लाज्मा में क्या होता है, डेफिनेटली यहां पे आपको मिल जाएगा H2O वाटर, 90 to 92% विल हैव वाटर। बेसिकली बिकॉज ये फ्लूइड पार्ट है, लिक्विड पार्ट है, तो इसमें पानी का अमाउंट ज्यादा रहेगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। नेक्स्ट वी कैन गो विथ, यहां पे आपको प्रोटीन्स मिल जाएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स होते हैं। मैं कुछ प्रोटीन्स आप लोगों को बता देता हूं, जैसे एक रहेगा एल्ब्यूमिन, एक रहेगा ग्लोबुलिन, ठीक है ना। अब आप लोगों ने शायद ध्यान से अगर पढ़ा होगा पहले कभी, या अगर डिटेल में पढ़ोगे तो गेट टू नो कि एल्ब्यूमिन और ग्लोबुलिन जो प्रोटीन्स होते हैं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए। अब वो क्यों इंपॉर्टेंट है मैं आपको बताऊं। एल्ब्यूमिन इज रिस्पॉन्सिबल टू मेंटेन अवर ऑस्मोटिक प्रेशर, मैं लिख रहा हूं यहां पे ओपी, दैट्स ऑस्मोटिक प्रेशर, है ना। हमारे ब्लड का और किसी भी फिजियोलॉजिकल फ्लूइड का एक पर्टिकुलर ऑस्मोटिक प्रेशर होता है। अगर वो प्रेशर मेंटेन नहीं हुआ तो हमारे सेल, हमारे टिश्यू, हमारे ऑर्गन्स पूरी तरीके से सेफ साइंस मेंटेन नहीं करेंगे, फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। मैं सिंपल सी बात करूं कि हमारे ब्लड में आरबीसी होते हैं, विल टॉक ऑन दैट। अगर हमारे ब्लड को ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन नहीं है तो आरबीसी का जो नॉर्मल शेप है वो आइदर बर्स्ट हो सकता है, आइदर श्रिंक हो सकता है, सिकुड़ सकता है ना। तो ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन कौन कर रहे हैं, यहाँ पे एल्ब्यूमिन कर रहा है। नेक्स्ट इज ग्लोबुलिन। ग्लोबुलिन्स आर रिस्पॉन्सिबल टू फॉर्मेशन ऑफ द आईजीस। अब यहां पे आईजीस का मीनिंग हो रहा है इम्यूनोग्लोबुलिन्स। आईजीस मींस इम्यूनोग्लोबुलिन्स, मींस क्या, हमारी जो इम्यून सिस्टम है उसका किंग ऑफ इम्यून सिस्टम। इम्यूनोग्लोबुलिन्स ही होते हैं हमारी बॉडी के एंटीबॉडीज जो आने वाले एंटीजन से लड़ेंगे और हम हमारी बॉडी को उससे प्रोटेक्ट करेंगे, बचाएंगे, सही है। तो आईजीस आर मोस्ट इंपॉर्टेंट आउट ऑफ दैट। और बहुत सारे छोटे छोटे अमाउंट में प्रोटीन्स और भी होते हैं, जैसे फाइब्रिनोजन होता है, दैट्स अ ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर। सो बहुत सारे और भी मिल जाएंगे, ठीक है। सो फर्स्ट वाटर, सेकंड इज प्रोटीन। नेक्स्ट वी कैन गो विथ सम न्यूट्रिएंट्स, है ना। न्यूट्रिएंट्स डेफिनेटली रहेंगे, मतलब हमने जो खाना खाया है वो खाना का डाइजेशन हुआ है, डाइजेस्टेड फूड मटेरियल ब्लड में गया है। और ब्लड में कहां गया है, तो भैया ब्लड में ब्लड प्लाज्मा में गया है। उसमें ग्लूकोज आएगा, एमिनो एसिड आएगा, न्यूक्लियोटाइड्स आएगा, बहुत सारी चीजें और भी आती है, एज यू नो वेरी वेल, क्योंकि हम लोगों ने डाइजेशन में प्रॉपरली पढ़ा हुआ है ना। तो टेंशन वाली कोई बात नहीं है। विल हैव सम हॉर्मोन्स। हमारी बॉडी में बहुत सारे अलग अलग तरीके के हॉर्मोन्स होते हैं, है ना, छोटे से लेके बड़े तक, या फिर यू कैन कॉल थ्रू आउट योर लाइफ और लाइफ स्पैन। हमारी बॉडी में अलग अलग हॉर्मोन्स होते हैं जो अलग अलग एक्टिविटीज करते हैं।
whatever the activities or the physiological functions performed inside the body of living organism that can be done only with the help of this hormones. बेस्ट एग्जांपल है ग्रोथ हार्मोन. अगर मेरी बॉडी में ग्रोथ हार्मोन नहीं होता तो क्या मेरी इतनी ग्रोथ हो पाती? नहीं हो पाती. सो डेफिनेटली उसका एक बहुत बड़ा यहां पे रोल मिलेगा देखने को. ठीक है, नेक्स्ट वी कैन गो विथ सम टाइप ऑफ वेस्ट मटेरियल्स. वेस्ट मटेरियल में आप लोग नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल ले सकते हो, वेस्ट मेटाबोलाइट्स ले सकते हो, कुछ मेडिसिन्स ले सकते हो जिसमें मेटाबॉलिज्म के बाद एज अ वेस्ट बाय प्रोडक्ट निकलता है. वी कैन इंक्लूड सो मेनी थिंग्स ऑन दैट, है ना. तो इतनी सारी चीजें हमें ब्लड प्लाज्मा मिलती है और भी बहुत सारी छोटी मोटी चीजें आप लोगों को यहां पे मिल जाएंगी. वी कैन ऑल्सो गो विथ सम ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स. ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स, उसमें सबसे फेमस आप लोगों को जो पता है दैट इज अ कौन सा है? फाइब्रिनोजन. दैट्स अ फाइब्रिनोजन, है ना. फाइब्रिनोजन एक टाइप का प्रोटीन है लेकिन इट विल एक्ट एज अ ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स. क्लियर? सो ये जो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. बेसिकली क्या होता है, लेट्स से कि अगर मैं गिर गया और मुझे यहां पे चोट लग गई, तो जब मुझे चोट लगी तो मुझे ब्लीडिंग हो रही है ना, खून निकल रहा है कंटिन्यूअसली. लेकिन अगर मैं कुछ ना करूं फिर भी वो ब्लीडिंग ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाएगा कुछ टाइम के बाद. सो ये स्टॉपेज ऑफ ब्लीडिंग क्यों हो रहा है, ब्लड क्लॉट क्यों हो रहा है? दैट इज बिकॉज ऑफ पर्टिकुलर ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर. मैंने यहां पे एग्जांपल दिखाया, दैट्स अ फाइब्रिनोजन. दैट्स अ फाइब्रिनोजन. और भी बहुत सारे हैं, थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन और भी बहुत सारे कैल्शियम फैक्टर्स एंड ऑल. राइट, विल डिस्कस ऑन दैट. हम लोग इसमें डिटेल में इसको पढ़ने वाले हैं. ओके, नेक्स्ट वी कैन गो विथ सेकंड पार्ट. ये हो गया फ्लूइड पार्ट, प्लाज्मा पार्ट ऑफ योर ब्लड. 55% कंटेंट कर रहा है. ओके, दिस इज cellular part of blood. Basically we are calling it as a blood corpuscles. Corpuscles means ऐसे cells या ऐसी moieties जो किसी liquid phase के अंदर suspended form में रहती हैं. These are the blood corpuscles. Okay, तो we can also call it as a formed elements. Formed element या formed cell हम लोग इसको बोल सकते हैं. Okay, it will take around 45% of total blood. हमारी बॉडी में ब्लड को अगर मैं 100% मानूं तो 45% क्या रहेगा, हमारा ब्लड कॉर्पस्कल्स रहने वाले हैं. और इसका भी बहुत बड़ा रोल, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है हमारी बॉडी में. इसमें सबसे पहले हम लोग चलेंगे रिगार्डिंग टू आरबीसीस. आरबीसीस मींस दीज आर द रेड ब्लड सेल, जिसको हम लोग इरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं. इरिथ्रोसाइट्स भी हम लोग इसको कहते हैं. अब एज यू नो वेरी वेल कि आरबीसी का जो स्ट्रक्चर होता है ना, तो आरबीसी लेट्स से कि दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ आरबीसी. आरबीसी का स्ट्रक्चर है ना, मैंने इस तरीके से निकाल दिया. तो आरबीसी के स्ट्रक्चर में क्या रहेगा, उसके साइटोप्लाज्म में सेल ऑर्गेनेल्स नहीं दिखते हैं, न्यूक्लियस नहीं दिखता है ना, गोल्गी बॉडीज या माइटोकॉन्ड्रिया नहीं दिखता. तो उसकी सेल साइटोप्लाज्म में क्या रहेगा, विल हैव सम अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन HB. तो अकॉर्डिंग टू दिस HB और हीमोग्लोबिन आप लोगों को समझ में इतना तो आ गया होगा कि आरबीसी का रोल हमारी बॉडी में क्या है. राइट, आरबीसी कंटेन हीमोग्लोबिन और हीमोग्लोबिन क्या करता है, हमारे ऑक्सीजन को और कार्बन डाइऑक्साइड जैसे गैसेस को बॉडी में कैरी करता है. राइट, इंस्पिरेशन से जो मैंने ऑक्सीजन का इनलेट किया है और एक्सपिरेशन से मैंने CO2 को जो आउटलेट किया है, तो ट्रांसपोर्टेशन मतलब एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो हो रहा है एल्वियोलाई या फिर टिश्यू लेवल पे, वहां पे हीमोग्लोबिन बहुत ही बड़ा यू कैन कॉल रोल प्ले कर रहा है. दूसरी चीज, अगर मैं आरबीसी की बात करूं तो आरबीसी के सरफेस के ऊपर मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर क्या रहेगा, एक पर्टिकुलर एंटीजन रहेगा. क्या रहेगा, एक पर्टिकुलर एंटीजन रहेगा और एंटीजेनिक प्रोटीन रहेगा. तो ये एंटीजेनिक प्रोटीन डिसाइड करेगा कि हमारा ब्लड ग्रुप कौन सा है, या फिर किसी भी पर्सन का ब्लड ग्रुप अगर डिटेक्ट करना है तो ऑन द बेसिस ऑफ एंटीजन ऑन द सरफेस और द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ आरबीसी हम लोग उसको डिटेक्ट कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं. ठीक है, अगर एंटीजन ए है तो ब्लड ग्रुप ए, एंटीजन बी है तो ब्लड ग्रुप बी, एंटीजन ए और एंटीजन बी दोनों है तो ब्लड ग्रुप ए बी, अगर कोई भी एंटीजन नहीं है तो ब्लड ग्रुप ओ. इस तरीके से ना, विल डिस्कस ऑन दैट डेफिनेटली. सो बेसिकली आरबीसी और इरिथ्रोसाइट आपको समझ में आ गया होगा कि क्या रोल प्ले कर रहे हैं हमारी लाइफ में या हमारे ब्लड के अंदर. सेकंड वी कैन गो विथ, सेकंड रहेगा आपका WBCs. WBC मतलब कि दिस आर दी व्हाइट ब्लड सेल्स, है कि नहीं, कितना सिंपल है. इसको हम लोग ल्यूकोसाइट बोल सकते हैं. वी कैन ऑल्सो कॉल इट एज अ ल्यूकोसाइट्स. अब ल्यूकोसाइट्स के बहुत बड़े बड़े और बहुत ज्यादा अमाउंट में क्लासिफिकेशन है, लेकिन मैं आपको शॉर्ट एंड स्वीटली थोड़ा बता दूं कि अगर मैं WBC की बात करूं तो इसमें आता है एक ग्रैन्युलोसाइट. ग्रैन्युलोसाइट्स रहेंगे. ग्रैन्युलोसाइट्स में हम लोग को 3 अलग अलग नाम देखने को मिल जाते हैं. एक रहेगा इओसिनोफिल्स. इओसिनोफिल्स,
बेसिकली इओसिनोफिल्स को आप लोग एसिडोफिल्स भी बोल सकते हो, है ना। तो ये इओसिनोफिल्स का रोल क्या रहेगा, हमारी बॉडी में जब भी एलर्जिक रिएक्शन होती है, किसी एलर्जेंस ने मेरी बॉडी पे अटैक किया, मेरी बॉडी पे मतलब एंटर किया, तो एट दैट टाइम हम मेरी बॉडी में ब्लड में WBC में जो भी इओसिनोफिल्स रहेंगे वो एक्टिव होंगे और उसके सामने एलर्जिक रिएक्शन के सामने क्या दिखाएंगे, वो इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन दिखाने का मतलब शो करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट रहेगा बेसोफिल। बेसोफिल डेफिनेटली काम में आएंगे इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन दिखाने के लिए, लेकिन वो कैसे दिखाते हैं। बेसोफिल करता क्या है, बेसोफिल में से 3 अलग अलग केमिकल सीक्रेट होते हैं। फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग मैं आपको बता दूं, एक आपका रहेगा सेरोटोनिन, ये केमिकल सीक्रेट करेगा कौन, बेसोफिल। जब भी एलर्जिक रिएक्शन मेरी बॉडी में होगी, कोई भी इंफेक्शियस रिएक्शन मेरी बॉडी में होगी और इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन दिखानी है, रिस्पॉन्स करना है, तो वो टाइम पे क्या करेगा बेसोफिल, ये केमिकल को सीक्रेट करेगा, बाहर निकालेगा। तो उसमें सेरोटोनिन रहेगा, देन नेक्स्ट इज हिस्टामिन, है ना। थर्ड वन यू कैन गो विथ हिपैरिन। तो ये 3 एक अलग अलग ऐसे केमिकल्स हैं जो बेसोफिल क्या करेगा, किसी भी एलर्जेंस या किसी भी एंटीजन के रिस्पॉन्स में क्या करेगा, सीक्रेट करेगा। और ये अलग अलग केमिकल्स रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, कौन सी एक्टिविटी के लिए, इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन के लिए, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। थर्ड वी कैन गो विथ न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल्स बेसिकली क्या करते हैं, दे परफॉर्म फैगोसाइटोसिस, मतलब के आने वाले एंटीजन को डायरेक्टली एंगल्फ कर लेना, उसको डाइजेस्ट कर लेना, एज लाइक अमीबा जो हमने पढ़ा है ऑलरेडी, राइट। तो वैसा कौन करेगा, न्यूट्रोफिल्स करते हैं। तो ये हो गया ग्रैन्युलोसाइट्स। नेक्स्ट वी कैन गो विथ ए ग्रैन्युलोसाइट्स। ए ग्रैन्युलोसाइट्स में कौन से रहेंगे, इसमें 2 इंपॉर्टेंट होते हैं, एक होता है मोनोसाइट्स, दूसरे होते हैं लिम्फोसाइट। मोनोसाइट भी क्या करेंगे, मोनोसाइट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फैगोसाइटोसिस, तो इसको मैं पी लिख देता हूं, ठीक है। फैगोसाइटोसिस के लिए मोनोसाइट रिस्पॉन्सिबल है और यहां पे भी मैंने पी लिख दिया। न्यूट्रोफिल भी फैगोसाइटोसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। फैगोसाइटोसिस आपको पता है क्या होता है, दैट्स अ सेल ईटिंग, राइट, और एंटीजेनिक ईटिंग प्रोसेस। लिम्फोसाइट में 2 लिम्फोसाइट अलग अलग होते हैं, एक होता है टी लिम्फोसाइट और एक होता है बी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट आर द मास्टर और द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेल्स ऑफ आवर इम्यून सिस्टम। अगर टी और बी लिम्फोसाइट हमारे इम्यून सिस्टम में नहीं है तो हमारे इम्यून सिस्टम उसका काम नहीं कर पाएगा। कोई भी एंटीजन जब एंटर करता है तो सबसे पहले वो एंटीजन को आइडेंटिफाई करना, उसके अगेंस्ट रिएक्शन दिखाना, एंटीबॉडी को एक्टिवेट करना, आईजीज को एक्टिवेट करना कि भाई उठ जा, अभी एंटीजन आ गया, उसके सामने तुझे लड़ने जाना है। वो हर काम कौन करता है, टी लिम्फोसाइट एंड बी लिम्फोसाइट। आप जब हायर स्टडी पे जाओगे, अगर नीट लोगे तो गेट टू नो कि वो चीज क्या है, कैसी है, राइट। सो दिस इज बेसिकली ए ग्रैन्युलोसाइट। तो WBC के 2 अलग अलग टाइप हो गए, एक हो गया ए, आई कैन कॉल ए एज अ ग्रैन्युलोसाइट, आई कैन कॉल बी एज अ ग्रैन्युलोसाइट, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस थिंग्स। सो RBC हो गया, WBC हो गया। थर्ड में थोड़ा यहां पे ऊपर लिख देता हूं, थर्ड टाइप इज प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स को हम लोग थ्रोम्बोसाइट्स बोल सकते हैं, वी कैन ऑल्सो कॉल इट एज अ थ्रोम्बोसाइट्स। इतना आप लोग समझ लो कि थ्रोम्बोसाइट्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं ब्लड क्लॉटिंग के लिए। अब आप कंफ्यूज हो गए, सर आपने तो बताया कि ब्लड क्लॉटिंग के लिए ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं, बट हाँ बिफोर दैट हमारी बॉडी में, हमारे ब्लड में प्लेटलेट्स आर द टाइप ऑफ सेल्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर शोइंग रिएक्शन टुवर्ड्स ब्लड क्लॉटिंग। मैं थोड़ा इसका येलो से लिखूंगा, ब्लड क्लॉटिंग में बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है, ठीक है। सबसे पहले ब्लीडिंग हो रहा है तो उसको आइडेंटिफाई करना, उसको समझना, वहां पे प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन करना, ये सब काम कौन कर रहा है, प्लेटलेट कर रहे हैं पहले। उसके बाद प्लेटलेट इंफॉर्मेशन भेजते हैं हमारे ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स को, उसके बाद पूरी रिएक्शन वहां पे दिखती है। हम लोग ये रिएक्शन नेक्स्ट अपकमिंग लेक्चर में डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि कैसे प्लेटलेट्स उनका काम करते हैं, ठीक है। ओके, तो RBC बेसिकली RBC का लाइफ स्पैन मैं आपको बता दूं कितना दिन तक जीते हैं, 120 दिन का लाइफ स्पैन होता है हमारे RBC का। WBC का लाइफ स्पैन वेरी करता है, कौन से टाइप का WBC है, मतलब 14 डे टू सम ईयर्स, कुछ सालों तक उसका लाइफ स्पैन होता है। और हमारा अगर प्लेटलेट की बात करें तो प्लेटलेट बेसिकली 1 वीक या 2 वीक तक उसका लाइफ स्पैन होता है, ओके। अब ये तीनों का फॉर्मेशन कहां पे होता है मैं आपको बता दूं, तीनों फॉर्म होते हैं हमारे लॉन्ग बोन्स। हमारी बॉडी में जो लंबे लंबे बोन्स होते हैं ना, मैं कहीं पे लिख देता हूं कि तीनों का फॉर्मेशन कहां पे होता है, जस्ट अ मिनट।
तीनों का फॉर्मेशन कहां पे होता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट का। तो हमारे जो लॉन्ग बोन्स होते हैं उसके बोन मैरो के अंदर, उसके अंदर जो बोन मैरो होता है वहां पे होता है, ठीक है, लॉन्ग बोन्स के बोन मैरो के अंदर। और बोन मैरो कौन सा होना चाहिए, इट शुड बी रेड बोन मैरो, बेसिकली कौन सा, रेड बोन मैरो। क्लियर। सो लॉन्ग बोन्स के रेड बोन मैरो के अंदर हमारा आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स जैसे ब्लड कॉर्पस्कल्स बनते हैं। क्लियर विद दिस। तो इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ब्लड क्या है, दैट्स अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू और द इंपॉर्टेंट फिजियोलॉजिकल फ्लूइड ऑफ आवर बॉडी, जिसमें एक प्लाज्मा पार्ट होता है, जिसमें एक ब्लड कॉर्पस्कल मतलब कि ब्लड सेल पार्ट होता है, और दोनों मिलकर बहुत ही बड़े बड़े रोल प्ले करते हैं हमारी बॉडी के अंदर। क्लियर, ओके। चलो, सो हम लोग नेक्स्ट चलेंगे। सो ह्यूमन सर्कुलेशन में नेक्स्ट इज हार्ट। हार्ट को समझना पड़ेगा, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है हार्ट क्या है, कैसा है। यहां पे मैंने एक सिंपल सा डायग्राम लिया है हार्ट का, जिससे आपको समझ में आया कि हार्ट का डायग्राम कुछ इस तरीके से आता है, राइट। अब यहां पे अगर मैं दिखाता, एक्सप्लेनेशन करता तो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता, आप लोगों को शायद समझ में नहीं आता। तो मैं बेसिकली यहां पे दिखा रहा हूं आप लोग, मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म में दिखा रहा हूं। ओके, सो दिस इज बेसिकली हार्ट और यू कैन कॉल ह्यूमन हार्ट, ह्यूमन हार्ट, ठीक है ना। अब ये ह्यूमन हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं, आप लोगों को डेफिनेटली ये चीज पता होगी कि ह्यूमन हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं। ओके, लेट्स से दिस इज राइट हैंड साइड, सॉरी मैं इसको थोड़ा करेक्ट करूंगा, दिस इज नॉट राइट हैंड साइड, इसको मैं लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूं। ओके, तो मैं इस तरीके से अगर खड़ा हूं तो ये लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड, तो मेरे हार्ट का मैं ये लेफ्ट हैंड साइड लूंगा। सो दिस शुड बी योर लेफ्ट हैंड साइड एंड दिस शुड बी योर राइट हैंड साइड। ओके, ये आपको क्लियर हो गया। आप लोग जब एनसीईआरटी में पढ़ोगे तो गेट टू नो के क्या है कैसा है, लेकिन अभी के लिए आप लोग समझ लो। ओके, तो यहाँ पे हमारे हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं, मैमल्स और ह्यूमन के हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं, सब लोग को पता है। ओके, मैं अगर लेफ्ट हैंड साइड की बात करूं तो इट शुड बी योर लेफ्ट एट्रिया, है ना, एंड इट शुड बी योर लेफ्ट वेंट्रिकल। क्लियर, ये हो गए 2 पार्ट। यहां पे हो गया आपका राइट एट्रिया एंड दिस शुड बी योर राइट वेंट्रिकल। सही है। अब ब्लड का सर्कुलेशन कैसा होता है हमारे बॉडी में, वो हमको देखना है, वो हमको जानना है। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, है ना। मैं आपको पूरा फ्लो डायग्राम दिखाऊंगा, कहां से क्या हो रहा है, कहां से क्या जा रहा है, लेकिन अभी के लिए आप लोग थोड़ा सा समझ लो। ओके, तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं कि ब्लड किस तरीके से हमारे हार्ट में एंटर करता है और हार्ट को लीव करता है, मतलब हार्ट में से एग्जिट करेगा, और कैसे हमारी हार्ट की एक्टिविटी होती है। ओके, तो राइट चैम्बर में इतना आप लोग समझ के रखो कि यहां पे ऑलवेज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहेगा। कौन सा रहेगा, यहां पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहेगा राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड की अगर मैं बात करूं तो यहां पे ऑलवेज ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहने वाला है। आई होप आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा कि चीजें क्या है, कैसी है, ठीक है। डीऑक्सीजनेटेड एंड ऑक्सीजनेटेड। अब क्या होता है, यहां से मतलब अपर साइड, अपर पार्ट ऑफ दी बॉडी से सुपीरियर वेना केवा, मैं थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा, आप लोग जब पढ़ोगे तो डिटेल में पढ़ सकते हो या फिर शॉर्ट फॉर्म में भी समझ सकते हो। तो सुपीरियर वेना केवा क्या करेगा, हमारे लाइक से कि दिस इज हार्ट, तो ऊपर के साइड से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सुपीरियर वेना केवा लेके आ रहा है। कौन लेके आ रहा है, सुपीरियर वेना केवा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहां पे लेकर आ रहा है, ठीक है। और नीचे की पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन लेकर आ रहा है, हमारा इंफीरियर वेना केवा। आप लोग ये शॉर्ट फॉर्म का फुल फॉर्म कर सकते हो, निकाल सकते हो कहीं से भी, ठीक है। गूगल पे, यूट्यूब पे, कहीं भी आपको मिल जाएगा। सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा ने क्या कर दिया, यहां पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आ गया। कहां पे लेकर आ गया, राइट एट्रिया में, ठीक है। तो यहां पे लेट से कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरी तरीके से अभी भर चुका है। अब ये जब भरेगा तो राइट एट्रिया की कंडीशन क्या रहेगी, इट शुड बी रिलैक्स। राइट एट्रिया क्या होना चाहिए, रिलैक्स फॉर्म में होना चाहिए, तभी तो भर पाएगा ना उसको। तो दोनों से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां पे आ गया, आपका राइट एट्रिया में। अब मैं आपको थोड़ा एक चीज और दिखा दूं कि यहां पे ना वॉल्स होते हैं, जैसे राइट हैंड साइड है तो राइट हैंड साइड में 1 2 3 फ्लैप्स वाला एक होता है ट्राइकस्पिड वॉल, दैट्स अ ट्राइकस्पिड वॉल, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड में भी ऐसा बड़ा सा एक वॉल होता है, वी आर कॉलिंग एज अ बाइकस्पिड वॉल, दैट्स अ बाइकस्पिड वॉल, और यू कैन आल्सो कॉल इट इज अ मिट्रल वॉल, मिट्रल वॉल ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। अब ये वॉल्स का यहाँ पे मतलब काम क्या है, क्यों यहाँ पे है ना, जब ये भर जाएगा पूरी तरीके से राइट एट्रिया विद डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो ये जो ट्राइकस्पिड वॉल है वो ओपन हो जाएगा और ब्लड नीचे चले जाएगा।
जब ये भर जाएगा तो ये ओपन हो जाएगा और ये नीचे चले जाएगा। ओके, तो दिस ब्लड, ये ब्लड कहां पे आ गया आपका, नीचे की तरफ आ गया। ओके, पहले कहां भर गया, पहले कहां एंट्री किया उसने, राइट वेंट्रिकल में एंट्री किया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ने, फिर वो आ गया आपका राइट वेंट्रिकल में। अब राइट वेंट्रिकल में जब आएगा तो आपके राइट एट्रिया को कॉन्ट्रैक्ट होना पड़ेगा, समझना। राइट एंट्रिया पहले रिलैक्स था, राइट एंट्रिया पहले रिलैक्स था, तब ब्लड भर गया, जब ब्लड भर गया तो उसने कॉन्ट्रैक्शन दिखा दिया और वेंट्रिकल रिलैक्स हो गया, मतलब कि वो ब्लड कहां पे आ गया, नीचे आ गया। ठीक है, तो ये भी अभी किससे भर गया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से यहां पे भर चुका है। क्लियर, ये आप लोग समझना, थोड़ी छोटी छोटी चीजें हैं काम की, लेकिन ठीक है। अब यहां से जो ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ना, दिस इज योर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड विद द हेल्प ऑफ पल्मोनरी आर्टरी की मदद से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां पे जाएगा, इट विल गो इनटू द लंग्स। मैं लंग्स को थोड़ा अलग कलर से दिखाऊंगा तो आपको पता चलेगा कि लंग्स क्या है। मैं उसको ग्रीन कलर से दिखाता हूं, दिस आर द लंग्स, दोनों लंग्स है, इस तरीके से आपको समझना है। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां चला गया, लंग्स के अंदर चला गया। अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स के अंदर जाएगा और लंग्स से जो ब्लड आएगा वो कौन सा रहेगा, डेफिनेटली ऑक्सीजनेटेड रहेगा। आप लोग सब लोग जानते हो, याद करो मैंने बताया था रेस्पिरेशन में जब पढ़ा था तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैसे होता है, तो एल्वियोलर लेवल पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। इट मींस कि एल्वियोलाई में ऑलरेडी क्या पड़ा हुआ है, O2 एल्वियोलाई में पड़ा हुआ है, तो लंग्स में से CO2 मतलब जो ब्लड आ रहा है वहां से CO2 लंग्स में चला गया, एल्वियोलाई में चला गया और वहां से O2 ब्लड में आ गया। ठीक है, तो ब्लड यहां पे ये CO2 उसने बॉडी के बाहर निकाल दिया। क्लियर, अब ये O2 मतलब कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां जाएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा आपका लेफ्ट एट्रिया में विद द हेल्प ऑफ 4 पल्मोनरी आर्टरी, विद द हेल्प ऑफ पल्मोनरी आर्टरी, not pulmonary artery, sorry, it should be pulmonary veins। ओके, तो 4 अलग अलग पल्मोनरी वेन क्या करेगी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स से कहां लेके जाएगी, लेफ्ट एट्रिया में लेके जाएगी। अब लेफ्ट एट्रिया में जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड घुस रहा है तो लेफ्ट एट्रिया रिलैक्स फॉर्म में चाहिए, तब उसके अंदर ब्लड एंटर करेगा ऑक्सीजनेटेड, है ना। अब बाइकस्पिड वाल्व खुलेगा जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा। अब लेफ्ट एट्रिया भर गया है पूरी तरीके से, तो अभी बेसिकली वो कॉन्ट्रैक्शन दिखाएगा। जब ये कॉन्ट्रैक्शन दिखाएगा तो ये आपका जो बाइकस्पिड वाल है वो खुलेगा और ब्लड कहां चली जाएगा, ब्लड आपका जो है वो, मैं थोड़ा उसको रेड कलर से दिखा दूं क्योंकि वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ना, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड अभी कहां चला गया, जब लेफ्ट एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो लेफ्ट वेंट्रिकल रिलैक्स हो गया और ये ब्लड कहां चला गया, लेफ्ट वेंट्रिकल में चला गया। ठीक है, अब ये लेफ्ट वेंट्रिकल में कौन सा ब्लड आ गया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया, ये समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब यहां से क्या एक्टिविटी होने वाली है, यहां से ये ब्लड विद द हेल्प ऑफ अवोर्टा पूरी बॉडी में जाएगा, विद द हेल्प ऑफ व्हाट, एवोर्टा। एवोर्टा इज द लार्जेस्ट आर्टरी ऑफ आवर बॉडी, कहां जाएगा, हमारी पूरी की पूरी बॉडी के टिश्यूज में जाएगा। ठीक है, और ये बॉडीज के टिश्यूज से वंस अगेन होते 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 सुपेरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा से हमारे हार्ट में जाएगा। आई होप कि आपको पूरा समझ में आ रहा होगा। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारी बॉडी से विद द हेल्प ऑफ सुपेरियर एंड इंफीरियर वेना केवा राइट एट्रिया में आया, जब राइट एट्रिया रिलैक्स था, फिर वो राइट एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो ट्राइकस्पिड वॉल्व ओपन हुआ और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां चला गया, राइट वेंट्रिकल में। ठीक है, अभी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड विद द हेल्प ऑफ पल्मोनरी आर्टरी हमारे लंग्स में चला गया, लंग्स में प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड हो गया, फिर वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड बन गया ना यहाँ पे, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां चला गया, विद द हेल्प ऑफ पल्मोनरी वेन वो चला गया लेफ्ट एट्रिया में। जब वो लेफ्ट एट्रिया में गया तो लेफ्ट एट्रिया रिलैक्स था तभी तो अंदर गया, उसके बाद लेफ्ट एट्रिया जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो गया, तब क्या हुआ, बाइकस्पिड वॉल्व जो है वो ओपन हो गया और वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड चला गया आपके लेफ्ट वेंट्रिकल्स के अंदर, और लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड विद द हेल्प ऑफ लार्जेस्ट आर्टरी ऑफ आवर बॉडी अवोर्टा से कहां चला गया, बॉडी के टिश्यू में चला गया। बॉडी के हर एक टिश्यू में उसका क्या हो गया, बॉडी के हर एक टिश्यू में उसका क्या हो गया, प्रॉपर्ली मेटाबॉलिज्म हो गया, ऑक्सीजन का यूज कर लिया, CO2 को बना दिया। तो फिर से यहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, कौन सा ब्लड है, दिस इज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां चला गया आपका, सुपेरियर इंफीरियर वेना क्या हुआ, दिस आर द लार्जेस्ट वेन ऑफ आवर बॉडी चला गया, और फिर साइकिल एज इट इज यहां पे रिवॉल्व कर रही है, इस तरीके से घूम रही है। ठीक है, आई होप कि ये कंडीशन, ये जो सर्कुलेशन है आपको समझ में आ रहा होगा, मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने का ट्राई किया है। ओके, तो ये हमारा जो हार्ट है उसमें बेसिकली कुछ इस तरीके से एक्टिविटी होती है। क्लियर,
ओके, आप लोगों को आई होप कि आप लोगों को समझ में आएगा। दिस इज पल्मोनरी वेन, 1 2 3 4, ओके। देन दिस इज एवोर्टा, दिस इज पल्मोनरी आर्टरी, क्लियर। मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूं। दिस इज लेफ्ट एट्रिया, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रिया, राइट वेंट्रिकल, है ना। ये आप लोगों को शायद मतलब समझ में आ रहा होगा, आई होप। यहां पे आ गया सुपेरियर वेना केवा, यहां पे आ गया इंफेरियर वेना केवा, क्लियर। तो इस तरीके से कुछ यहां पे उसका मतलब चीजें यहां पे दिखाई गई है, जो मैंने आपको यहां पे दिखाई है, कुछ ऐसा आपको डायग्राम में दिखेगा, क्लियर। चलो, तो मैं थोड़ा आगे बढ़ूंगा और इसको और अच्छे से समझने का ट्राई करेंगे कि डबल सर्कुलेशन हमारी बॉडी में क्या होता है, सही है। तो चलो, डबल सर्कुलेशन को समझने के लिए वंस अगेन मैं व्हाइट कलर ही लूंगा। बिफोर गोइंग टू दिस, मैं आपको एक बार सर्कुलेशन पूरा बता दूं जो हम लोगों ने अभी पढ़ चुके हैं, ठीक है। सो विद द हेल्प ऑफ चलो यहां पे दिखाता हूं मैं। विद द हेल्प ऑफ सुपेरियर वेना केवा एंड इंफेरियर वेना केवा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां पे आ गया मेरे राइट एट्रिया में आ गया, सही है। इतना समझ में आ गया, ओके। राइट एट्रिया से विद द हेल्प ऑफ ट्राइकस्पिड वॉल वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां चला गया, मेरे राइट वेंट्रिकल में चला गया। राइट वेंट्रिकल से फिर से वही देखो यहां पे डीऑक्सीजनेटेड में लिख देता हूं, फिर से आपको समझ में आएगा। फिर से वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट वेंट्रिकल से विद द हेल्प ऑफ पल्मोनरी आर्टरी कहां चला गया, मेरे लंग्स के अंदर चला गया। अब लंग्स में प्यूरिफिकेशन ऑफ गैसेस होता है, एज यू नो वेरी वेल। प्यूरिफिकेशन ऑफ गैस हो गया मतलब कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेटेड बन गया, और लंग्स से कहां पे चला गया, वो चला गया विद द हेल्प ऑफ पल्मोनरी वेन। 4 पल्मोनरी वेन से कहां चला गया, वो मेरे लेफ्ट एट्रिया में चला गया। कौन चला गया भाई, ऑक्सीजनेटेड ब्लड चला गया, ठीक है ना। अब लेफ्ट एट्रिया से विद द हेल्प ऑफ बाइकस्पिड वॉल, बाइकस्पिड वॉल की मदद से ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां चला गया, लेफ्ट वेंट्रिकल में चला गया। भाई ये आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। लेफ्ट वेंट्रिकल से विद द हेल्प ऑफ, है ना, लेफ्ट एट्रिया से लेफ्ट वेंट्रिकल, उसके बाद एवोर्टा, एवोर्टा लार्जेस्ट आर्टरी ऑफ द बॉडी से ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां चला गया, मेरी बॉडी के टिश्यूज के अंदर चला गया, ठीक है। अब बॉडी के टिश्यू ने वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को यूज कर लिया, और उसके बाद वो ऑक्सीजनेटेड अब बॉडी ने क्या बना दिया उसको, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर से कहां चला गया, सुपेरियर और इंफेरियर वेना केवा में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड चला गया विद सर्टेन वेन्स ऑफ आवर बॉडी, क्लियर। सो दिस इज व्हाट वी हैव द टाइप ऑफ सर्कुलेशन, जो हमने देखा, जो हमने समझा, यही तो सर्कुलेशन था वो। तो ये चीज में से क्या हम लोग को समझ में आ रहा है, अभी डायग्राम को ध्यान से देखो आप लोग। दिस इज लंग, दिस इज व्हाट वी हैव लंग, ओके। दिस इज हार्ट, दिस इज बॉडी, है ना। ये बॉडी के, यू कैन कॉल बॉडी टिश्यू लिख देता हूं तो आपको और समझ में आ जाएगा, बॉडी के टिश्यू है, ठीक है, क्लियर। सो दिस इज वेना केवा, क्लियर। सो बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेना केवा से कहां चला गया, अपने हार्ट के अंदर चला गया। हार्ट से फिर से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड विद द हेल्प ऑफ पल्मोनरी आर्टरी कहां चली गई, हमारे लंग्स में चली गई। लंग्स में प्यूरिफिकेशन हो गया, फिर पल्मोनरी वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां पे लेकर आ गई भाई, हमारे हार्ट में लेकर आ गई। वही ऑक्सीजनेटेड ब्लड विद द हेल्प ऑफ एवोर्टा पूरी बॉडी में चला गया, है ना। तो अगर ये डायग्राम को ध्यान से देखो तो मुझे एक चीज समझ में आ रही है कि 2 टाइप ऑफ सर्कुलेशंस आर देयर इन ह्यूमन बॉडी। 2 टाइप के चल रहे हैं, एक लंग्स और हार्ट के बीच में, एक कहां पे हो रहा है, लंग्स और हार्ट के बीच में हो रहा है। मतलब द सर्कुलेशन बिटवीन द लंग्स एंड हार्ट वी आर कॉलिंग इट एज अ पल्मोनरी सर्कुलेशन, दैट्स अ पल्मोनरी सर्कुलेशन, ओके। सो ये आपका हो गया एक टाइप का सर्कुलेशन। दूसरा मुझे समझ में आ रहा है कि सर्कुलेशन बिटवीन हार्ट एंड बॉडी टिश्यू, है ना, हार्ट एंड बॉडी बेसिकली यू कैन कॉल। तो हार्ट और बॉडी के टिश्यू के बीच में जो सर्कुलेशन हो रहा है वी आर कॉलिंग इट दूसरे टाइप का सिस्टमिक सर्कुलेशन, दैट्स अ सिस्टमिक सर्कुलेशन। ये भी मुझे समझ में आ रहा है कि नहीं। तो 2 अलग अलग टाइप के सर्कुलेशंस हमारी बॉडी में होते हैं, ह्यूमन बॉडी में होते हैं, एंड दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग इट एज दैट्स अ डबल सर्कुलेशन, ऊपर लिखा हुआ है देखो। सो 2 टाइप ऑफ सर्कुलेशंस आर देयर इन ह्यूमन बॉडी, क्लियर विद दिस। सो दिस इज व्हाट वी हैव डबल सर्कुलेशन, जहां पे ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कभी भी मिक्स नहीं होते हैं, क्लियर विद दिस, ओके।
सो दिस इज कंप्लीट टाइप ऑफ डबल सर्कुलेशन, कंप्लीट, इनकम्प्लीट नहीं, कंप्लीट टाइप का है। अभी हम लोग थोड़ा सा अलग टाइप का सर्कुलेशन देखते हैं, सर्कुलेशन इन फिशेस एंड एम्फीबियंस, है ना। एज यू नो फिशेस के अंदर क्या होता है, चलो मैं आपको दिखा देता हूं कि दिस इज टाइप ऑफ सर्कुलेशन इन फिशेस, बिकॉज फिशेस के अंदर में अगर बात करूं तो यहां पे अपने को क्या मिल जाएगा, विल हैव टाइप ऑफ सर्कुलेशन जहां पे हार्ट का क्या रहेगा, ओनली 2 चैम्बर। हार्ट के चैम्बर कितने रहने वाले, ओनली 2 चैम्बर्स विल बी देयर। आप लोग ध्यान से अगर देखोगे गेट टू नो कि दिस इज गिल, है ना, गिल कैपिलरीज, मतलब ये गिल से, बिकॉज फिशेस जो है वो गिल से रेस्पिरेशन करते हैं ना। यहां पे आप लोगों को सिर्फ एक वेंट्रिकल दिख रहा है और एक एट्रिया दिख रहा है ना। तो यहां पे हार्ट का कितना चैम्बर है, सिर्फ 2 चैम्बर है। किसके अंदर, किसके अंदर, फिशेस के अंदर, एक्वेटिक एनिमल्स के अंदर बेसिकली। तो 2 चैम्बर हार्ट जब रहेगा तो इस तरीके से सिंगल टाइप ऑफ सर्कुलेशन होगा, लेकिन सिंगल टाइप ऑफ कंप्लीट सर्कुलेशन होगा। और वो कैसे हो रहा है आप लोग देख पा रहे हो अच्छी तरीके से। देखो यहाँ पे सिस्टम कैपिलरीज है, मतलब कि सिस्टमिक सर्कुलेशन हो रहा है। सो इट शुड बी योर बॉडी, और बॉडी ऑफ फिश, बॉडी ऑफ व्हाट, फिश। ये आप लोग को समझ में आ रहा है, ठीक है। सो गिल्स से जो आने वाला ब्लड है वो कौन सा रहेगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहेगा, जो किसको मिल गया, अभी बॉडी को मिल गया पूरी तरीके से। बॉडी ने ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को यूज कर लिया, है ना। तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन लेके आ रहा है, डेफिनेटली ये कोई पर्टिकुलर आर्टरी लेकर आ रही होगी। क्लियर विद दिस ना। आर्टरी, देखो हमारी बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कौन करता है, आर्टरीज। एक्सेप्शनल केस है पल्मोनरी आर्टरी जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, ठीक है। हमारी बॉडी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है वेन्स। एक्सेप्शनल केस है पल्मोनरी वेन जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, हमारे डबल सर्कुलेशन में देखा हमने, ठीक है। ये आप लोग को माइंड में सेट रखना है, बिकॉज यहां पे देखो वेन दिखाया है, और वेन क्या लेके जा रहा है, हमारे बॉडी के, मतलब फिश के बॉडी के टिश्यू ने क्या कर लिया, ऑक्सीजन को यूज कर लिया, कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस कर लिया। तो यहां पे ब्लड रहेगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां चला गया, अभी इट गोस टू दी एट्रिया, है ना। और एट्रिया से फिर वो कहां चला गया, देखना ध्यान से आप लोग। एट्रिया से चला गया डायरेक्टली वो वेंट्रिकल में, वेंट्रिकल से चला गया वो गिल्स के अंदर। कौन सा ब्लड जा रहा है यहाँ पे, फिर से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही जा रहा है गिल्स में, फिर से ऑक्सीजनेशन हो गया, और इस तरीके से सर्कुलेशन चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, ठीक है। क्लियर विद दिस। जैसे हमारा लंग्स प्यूरिफिकेशन करता है, ऐसे यहाँ पे गिल्स जो है वो भी प्यूरिफिकेशन करती है गैसेस का। क्लियर। तो यहां से मतलब बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहां तक गया, और यहां से ऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर से फिश की बॉडी को मिल गया। सो दिस इज सिंगल सर्कुलेशन, बट कंप्लीट टाइप ऑफ सिंगल सर्कुलेशन, क्योंकि यहां पे कोई भी मिक्सिंग नहीं हो रहा है, ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड का कोई भी मिक्सिंग नहीं हो रहा है। क्लियर ना, ओके। नेक्स्ट वी कैन गो विथ इन द केस ऑफ एम्फीबियंस। अब एम्फीबियंस में या रेप्टाइल्स में आप लोग जानते हो कि 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है, और वहां पे इनकम्प्लीट टाइप ऑफ सर्कुलेशन होता है। ये आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इसलिए मैंने पॉइंट यहां पे लिए हैं, ओके। चलो, सो दिस इज, यू कैन सी दिस डायग्राम। अच्छी तरीके से आप लोग डायग्राम को देख पा रहे होंगे, अच्छी तरीके से समझ पा रहे होंगे। मैं यहां पे थोड़ा दिखा दूं। दिस इज फ्रॉग, फ्रॉग एज अ टाइप ऑफ एम्फीबियंस, यू नो वेरी वेल। यहां पे 3 चैम्बर ये है ना, दिस इज हार्ट, ये आप लोगों को हार्ट दिख रहा होगा, है ना, फ्रॉग का। तो यहां पे देखो, दिस इज राइट एट्रिया, दिस इज लेफ्ट एट्रिया, राइट एट्रिया, दिस इज लेफ्ट एट्रिया। ये आप लोगों को समझ में आ रहा है, क्लियर। दिस इज ओनली वेंट्रिकल, ओनली वन वेंट्रिकल इज दैट। अब यहां पे चीज को समझने का हम लोग थोड़ा सा ट्राई करते हैं कि यहां पे सर्कुलेशन कैसे हो रहा है ना। दिस इज बॉडी, दिस इज बॉडी ऑफ फ्रॉग, मतलब कि बॉडी के यू कैन कॉल टिश्यू, बॉडी के टिश्यूज आप लोग इसको समझ सकते हो क्लियरली, है ना। अब यहां पे सर्कुलेशन आप लोग थोड़ा सा देखो, अच्छी तरीके से एनालिसिस करो। थोड़ा सा ट्रिकी है लेकिन इजी है, ज्यादा टफ नहीं है इतना, है ना। अब इसको मैं ध्यान से एनालिसिस करूं तो यू विल गेट टू नो कि राइट एट्रिया में, देखो राइट एट्रिया में बेसिकली कौन सा ब्लड होता है, राइट एट्रिया में ब्लड जो रहेगा वो कौन सा रहेगा, बेसिकली दैट्स अ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहेगा। क्योंकि ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां से आ रहा है, देखो बॉडी से आ रहा है ना, फ्रॉग की बॉडी से आ रहा है, तो इट शुड बी योर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्लियर। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां पे जा रहा है, राइट एट्रिया में जा रहा है। उसी तरीके से दिस आर दी लंग्स, है ना। लंग्स में से आने वाला ब्लड कौन सा रहेगा, इट शुड बी योर ऑक्सीजनेटेड ब्लड, है ना। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को मैं थोड़ा रेड से दिखा देता हूं। तो इट शुड बी योर विच वन, इट शुड बी योर ऑक्सीजनेटेड ब्लड,
है क्या नहीं? लेकिन आप ध्यान से देखोगे तो आप लोगों को समझ में ये चीज आ रही है कि यहां पे इनकम्प्लीट सर्कुलेशन क्यों बताया जा रहा है, क्योंकि राइट एट्रिया का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और लेफ्ट एट्रिया का ऑक्सीजनेटेड ब्लड दोनों के दोनों मिक्स हो रहे हैं। कहां पे मिक्स हो रहे हैं? आपके वेंट्रिकल्स के अंदर, है ना, मिक्सिंग ऑफ ब्लड हो रहा है। और ये मिक्सिंग ब्लड जो है, मिक्स्ड ब्लड जो है, वो कहां पे जा रहा है? फ्रॉग की बॉडी में जा रहा है। तो इट शुड बी योर मिक्स्ड टाइप ऑफ ब्लड। समझना ध्यान से, मिक्स्ड ब्लड कहां पे जा रहा है? आपके फ्रॉग की बॉडी में जा रहा है यहां पे, सही है ना? और फ्रॉग की बॉडी से फिर इस तरीके से फिर से राइट एट्रिया में हो जाएगा। अब वेंट्रिकल्स में से मिक्स्ड टाइप का ब्लड फ्रॉग की बॉडी में जाएगा। फ्रॉग जो ऑक्सीजन है, जितना ऑक्सीजन है उसको यूज कर लेगा और बाकी टोटल डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर से राइट एट्रिया में भेज देगा। दूसरा, यहां से ये मिक्स टाइप ऑफ ब्लड कहां जा रहा है? मिक्स टाइप ऑफ ब्लड फिर से यहां पे जा रहा है आपके लंग्स के अंदर, है ना? सो दिस इज ऑल्सो मिक्स्ड टाइप ऑफ ब्लड। क्लियर? तो कुछ इस तरीके से सर्कुलेशन चलता है। कहां पे चलता है? इन द केस ऑफ एम्फिबियंस, इन द केस ऑफ रेप्टाइल्स। क्लियर? दिस इज इनकम्प्लीट टाइप ऑफ डबल सर्कुलेशन यू कैन कॉल। दिस इज कंप्लीट टाइप ऑफ सिंगल सर्कुलेशन इन द केस ऑफ फिशेस। क्लियर विद दिस? तो इतनी चीजें मैंने आज बताने का ट्राई किया है। आज हमने क्या क्या देखा, आज हमने क्या क्या पढ़ा? हमने ब्लड क्या है उसको समझा, उसके कंपोनेंट्स को समझा, उसके फंक्शंस को समझने का ट्राई किया। प्लेटलेट्स हम लोग फिर से समझने वाले हैं अपकमिंग लेक्चर्स में। हमने हार्ट देखा कि ह्यूमन हार्ट कैसा होता है, 4 चैम्बर में सर्कुलेशन कैसे चलता है, डबल सर्कुलेशन क्या होता है, फिर हमने डिटेल में देखा। फिर हमने देखा कि सिंगल कंप्लीट सर्कुलेशन फिशेस में क्या होता है और डबल इनकम्प्लीट सर्कुलेशन एम्फिबियंस में कैसे होता है। क्लियर? जो आपके एनसीईआरटी में दिया है, हर पॉइंट्स को मैंने यहां पे कवर करने का ट्राई किया है। अभी और कुछ पार्ट्स रिमेनिंग है अंडर दिस पर्टिकुलर टैगलाइन के प्लेटलेट्स कैसे हमारे ब्लड को क्लॉटिंग करते हैं, एक चीज। उसके बाद लिम्फेटिक सिस्टम क्या होती है, उसका रोल क्या है हमारी बॉडी में। एंड थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट, ब्लड कैपिलरीज क्या होती है, आर्टरीज, वेन, कैपिलरीज वगैरह क्या होते हैं। तो ये 3 चीज अपकमिंग लेक्चर्स में मैं लेकर आऊंगा और बहुत डिटेल में हम लोग उसको समझने का ट्राई करेंगे। क्लियर? सो एट लास्ट, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग दिस वीडियो, दिस लेक्चर। आई होप आप लोगों को चीजें कनेक्ट हो रही है, आप लोगों को चीजें समझ में आ रही है और आप लोग अच्छी तरीके से उसको पढ़ रहे हो। ओके, बी हैप्पी, बी हेल्दी ऑलवेज।